introduction of our speaker is concerned, he is currently serving as a scrutiny officer in Provincial Quality Control Board, Punjab. He has also been served in DHQ Sheikhupura in the domain of procurement and technical evaluation. He is also currently performing additional duties as quality assurance officer in PDTRC, Punjab Drug Testing Research Center, as well as he has also been served vast 7 years of experience in different pharmaceutical industries. So give a huge round of applause for Mohammad Nadeem, our speaker. And the topic is root cause analysis, corrective action, preventive action as a regulatory requirement. ऐसे लोग हैं जिनका जो स्टूडेंट्स हैं जिनका लेस देन 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में, एक अच्छी स्ट्रेंथ है। कितने लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल या रिटेल सेटअप से हैं, ठीक है जी। कितने लोग ऐसे हैं जो टीचर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, सर के अलावा पीछे अगर कोई ऐसे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर से रेगुलेटर्स, ड्रग इंस्पेक्टर्स, और बाकी जो लोग रह गए वो इंडस्ट्री से होंगे यकीनन। अब इंडस्ट्री में रेगुलेटरी अफेयर्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रेगुलेटरी अफेयर्स के कौन लोग हैं? क्वालिटी एश्योरेंस से कौन लोग हैं? प्रोडक्शन और क्यूसी से। तो हमारे पास ज़्यादा लोग जो हैं वो, हमें से ये आइडिया हुआ है कि ज़्यादा लोग जो हैं वो इंडस्ट्री से हैं। आप जो इंडस्ट्री से हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी सब स्टैंडर्ड या किसी केस के सिलसिले में पीक्यूसीबी के सामने जो लोग अपीयर हुए हों कभी? 1-2 लोग। और ये सारी ये जो आज का, दिस इज़ वाई आई एम टॉकिंग ऑन दिस टॉपिक, कि हमारे जो इंडस्ट्री का पूरा हब है, जो पूरे लोग हैं, उसमें से मोस्टली लोग पीक्यूसीबी से फेमिलियर ही नहीं है और पीक्यूसीबी की वर्किंग से फेमिलियर नहीं। मैंने ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया, मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ तो काफ़ी सारे लोग उसे एग्री करेंगे। मेरे एक दोस्त मुझे पीपीए की किसी गैदरिंग में कुछ साल पहले मिले, तो उन्होंने कहा जी कि मैं किसी इंडस्ट्री में प्रमोट हो गया हूँ और प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ। और 3-4 मंथ बाद उनकी मुझे कॉल आई और वो कहते हैं जी मैं रिज़ाइन करने लगा हूँ। तो मैंने कहा भाई क्यों रिज़ाइन कर रहे हो? तो उन्होंने रीज़न बताई। उन्होंने कहा जी कि रीज़न ये है कि हमारी कंपनी का कोई बैच DTL लाहौर ने मिसब्रांडेड कर दिया। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा जी फिर ये हुआ कि ड्रग इंस्पेक्टर ने नाम मांगे हैं और कंपनी मेरा नाम भेज रही है। तो भाई मैं इसलिए मैंने मिसब्रांड किया उसको। तो मैं तो अभी मैंने 3 मंथ पहले ज्वाइन किया और मेरा क्या कसूर है, मैं जेल में जाऊं इनके लिए? और तो मैंने कहा भाई क्यों हुआ है मिसब्रांड? तो उसने बताया जी कि हमारी जो प्रोडक्ट थी उसकी रजिस्ट्रेशन यूएसपी पे थी और हमने तो अपने लेबल के ऊपर यूएसपी नहीं लिखा हुआ था, तो इसलिए मिसब्रांडेड हो गया। तो मैंने कहा भाई आप पीक्यूसीबी के सामने आओ और उस लेबल के ऊपर यूएसपी लिख के आ जाओ, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो फिर वो थोड़ा रिलैक्स हुआ। लेकिन मुझे तब से ये फीलिंग है कि हमारा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का फार्मासिस्ट है उसको रेगुलेटरी फ्लो का आइडिया नहीं है। वो जब किसी इंडस्ट्री में मैनेजरियल पोजीशन पे जाता है तो उसको नहीं पता होता कि हमारा रेगुलेटरी फ्लो क्या है, तो वो परेशान होता है इन चीज़ों के ऊपर। अब ये जो सारी प्रेजेंटेशन आगे भी चलेगी आपके सामने, इसमें आपको RCA जब हम करते हैं रूट कॉज एनालिसिस, तो उसमें बार बार आपको मिलेगा एक वर्ड वाई, क्यों। जो लोग ये सारे RCA के साथ लिंक्ड हैं, असल में ये RCA साइंस है क्या, इसमें हमने कोई प्रॉब्लम जो है वो कब हुआ, किसने किया, इस सारी चीज़ों से निकल के हम क्यों के ऊपर शिफ्ट हो गए, एक्चुअली ये होता क्यों है। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये रखता हूँ कि ये इतने बड़े हॉल में जो 70% इंडस्ट्री के लोग हैं, सिर्फ 1 या 2 लोग ही क्यों पीक्यूसीबी के सामने अपीयर हुए हैं जिंदगी में, और बाकी लोग पीक्यूसीबी से और हमारी रेगुलेटरी फ्लो से फेमिलियर क्यों नहीं है। तो जो सीनियर है इस बारे में कोई इनपुट देना चाहें, ये ऐसा क्यों है? अच्छा, अब मेरा इसमें ये क्वेश्चन है, ड्रग इंस्पेक्टर ने आपसे कहा जी प्राइमा फेशिया के नाम दे दे, और हम प्राइमा फेशिया में प्रोडक्शन मैनेजर का नाम दे देते हैं और क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर का नाम दे देते हैं। इशू है स्टेरिलिटी टेस्टिंग का। तो क्या बोर्ड के सामने माइक्रोबायोलॉजिस्ट उसको ज्यादा अच्छा बताएगा या जो प्रोडक्शन हेड है वो बताएगा? अच्छा, कभी तो ये भी जुल्म होता है कि ना प्रोडक्शन हेड जाता है, कुछ कंपनीज में ये भी किया होता है, ना क्यूसी वाला जाता है, एक वकील ऑनर खुद जाते हैं और एक वकील जो है ना उसको हायर किया होता है और वो जाके बताता है कि आपकी स्टेरिलिटी क्यों फेल हुई है। तो क्या वो बता सकते हैं? तो आज के सेशन में हम रेगुलेटरी फ्लो में ये मेन चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हैं कि एक्चुअली हमारे जितने इंडस्ट्री के फार्मासिस्ट हैं उनको इस पूरे फ्लो का आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से रेगुलेटरी फ्लो चल रहा हो।
ये मैंने आपको खैर बेसिक तमहीद बता दी है। थोड़ा सा आपको ये व्यू में इशू आएगा, होपफुली यू कैन एडजस्ट। ये कुछ कंटेंट्स हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे होंगे। इसमें आरसी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, फ्लो क्या है हमारा, पीक्यूसीबी की वर्किंग को हम कुछ डिस्कस करेंगे। आरसीए के लिए टूल्स कौन से यूज होते हैं, ये सारी टर्म से हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं तो आपके सामने ये क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे पहले तो हम बात करें, अगर इंटरनेशनली आरसीए की बात अगर हम करें तो आप किसी भी गाइडलाइन को उठा लें। अभी हम लोग इस स्टेज पे हैं कि पंजाब की पांचों डिटेल्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो WHO प्री क्वालिफाइड है। छठी जो है PDTRC, जिसमें मैं भी आजकल जा रहा हूँ, हमने लास्ट ईयर भी WHO की प्री क्वालिफिकेशन का ऑडिट करवाया। तो हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर पे भी WHO की तरफ देख रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में आप सब लोग फेमिलियर हैं, हमने इंडस्ट्रीज़ नहीं पूछी लेकिन अब हो सकता है इंडस्ट्री से भी हो। हमारी इंडस्ट्रीज़ ने लास्ट ईयर में WHO पे भी गई हैं कुछ इंडस्ट्रीज़ ने पिक्स भी करवाया है। अगर हम पिक्स की बात करें तो आपको पता है कि अगस्त 25 के बाद से ड्रैप ने 6 मंथ्स का ग्रेस टाइम दिया और ये कंपलसरी कर दिया कि जो ड्रग लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन रूल्स का स्केड्यूल B2 था जो GMP की बात करता था, वो किससे रिप्लेस हो गया? पिक्स GMP गाइडलाइन। तो अब ये पिक्स गाइडलाइन जो है ये हमारे लिए वैसे ही मैंडेटरी है और अब ये 6 मंथ्स का टाइम लैप्स हो गया, तो अब जो भी आपके फर्दर ऑडिट्स होंगे या इंस्पेक्शंस होंगी वो पिक्स को मद्देनजर रखते हुए होंगे। जो लोग भी इंडस्ट्री में हैं, मैं अपनी गवर्नमेंट सेक्टर की बात करता हूँ, हमारे किसी ने PQCB के ऑर्डर्स देखे हो ना, आपने उसमें भी देखा होगा, हम ये कहते हैं हमारी लैब जो है वो ISO 17025 सर्टिफाइड है और WHO प्री क्वालिफाइड। और आप सब लोग इससे जो इंडस्ट्री से हैं बड़ा अच्छे से फेमिलियर हैं कि अगर आप किसी एक स्टैंडर्ड को कंप्लाई कर लेते हैं तो आपके बाकी स्टैंडर्ड 70-80% ऑटोमेटिकली कंप्लाई हो जाते हैं। तो आप अगर ISO लैब का हमने करवाया तो हम WHO प्री क्वालिफिकेशन भी करवा लेते हैं, सारी लैब्स हो गई हैं। तो ऐसे ही सारी गाइडलाइंस ऑलमोस्ट सेम ही है। ये मैंने जस्ट कुछ एब्स्ट्रैक्ट निकाला आपके देखने के लिए। तो सारी गाइडलाइंस हैं वो बहुत ज्यादा फोकस करती हैं प्रॉपर रूट कॉज एनालिसिस के ऊपर और प्रॉपर कापा के ऊपर, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन के ऊपर। अब हम कुछ अपने रेगुलेटरी फ्लो की बात करते हैं। आप में से किसी ने जो इंडस्ट्री से हैं PQCB के लिए या ड्रैप के लिए प्रॉपर RCA और कापा बनाया कभी और उनको सबमिट करवाया हो? ड्रैप ने कभी मांगा हो? सर ड्रैप के किस डिवीजन ने आपसे रिक्वायर किया था? क्यों? मैंने GMP के इंस्पेक्शन के आपने आंसर में RCA और कापा मांग रहे हो, और PQCB में किसी ने करवाया हो? नहीं याद होगा, क्योंकि PQCB जो है वो उस तरह से फॉर्मली आपसे RCA और कापा नहीं मांगता। लेकिन ये टॉपिक मैंने क्यों लिया, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट और जो उसके पीछे साइंस है और जो मैंने 4 साल मीटिंग्स में देखा है उसकी मैं आपको नटशेल बताऊंगा। ड्रैप के से आप लोग फेमिलियर हैं, ड्रग एक्ट 1976 के बाद और ड्रैप एक्ट 12 2012 के बाद जो है ये मेजर ड्रैप के अंदर चीज़ें आती हैं। उनका लाइसेंसिंग डिवीजन है जो कि फार्मास्यूटिकल की लाइसेंसिंग कर रहा होता है, रजिस्ट्रेशन डिवीजन है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, और क्वालिटी एश्योरेंस जो अभी आपने बात की जो कि GMP को रेगुलेट करता है। और अब ये पिक्स मॉडल के ऊपर इसकी इंस्पेक्शन होंगी। तो ये सारे बोर्ड्स ऐसे हैं जब कोई भी इनमें से इंस्पेक्शन कर सकते हैं डिवीजन, और आपसे उसके लिए प्रॉपर कापा और प्रॉपर जो है वो RCA डिमांड कर सकते हैं। अभी हमने बात की कि ड्रैप ने पिक्स लाजमी कर दिया, तो ये मैंने पिक्स से कुछ एब्स्ट्रैक्ट निकाले। आप पिक्स में देखें तो पिक्स ने मल्टीपल जगहों के ऊपर आपसे रूट कॉज एनालिसिस भी डिमांड किया हुआ है और आपसे कापा भी डिमांड किया हुआ है। इसको अलग अलग स्टडी करने की जरूरत नहीं है। ये जुलाई 2025 में ड्रैप की सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड की मीटिंग में ये फाइनल हुआ कि जितनी ड्रैप की फील्ड फोर्स है उनकी रिपोर्ट राइटिंग का एक हार्मोनाइज्ड फॉर्मेट होगा। शायद आप लोगों में से किसी की नज़र से गुजरा हो। तो अब जब ड्रैप का कोई ऑफिशियल आपके पास फील्ड फोर्स से आता है तो उसके पास एक परफॉर्मा होता है जिसपे उसने रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। इस परफॉर्मे की सिर्फ मैंने एक पॉइंट को हाईलाइट किया विच इज क्वालिटी सिस्टम या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें अगर आप सारी हेडिंग्स को देखें तो सारी हेडिंग्स के अंदर कहीं ना कहीं आपके RCA भी अप्लाई होता है और सारी हेडिंग्स के ऊपर कहीं ना कहीं कापा भी अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल चेंज कंट्रोल, सबसे ज्यादा हमें चेंजेस करने की जरूरत कब पेश आती है? इंडस्ट्री के अंदर एक स्मूथ सिस्टम है तो उसमें हमें चेंजेस करने की जरूरत कब पेश आएगी? इंस्पेक्शन के बाद इंस्पेक्टर आया, उसने एनसीज लगाई, उन एनसीज को हम ठीक करने गए, हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी। नॉन कॉन्फॉर्मिटीज के बाद आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई डेविएशन आ रही है, आपके प्रोसेस में डेविएशन आ रही है, आपका कोई बैच DTL ने सब स्टैंडर्ड कर दिया है, आप उसको ठीक करने जा रहे हैं। तो जब भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके बाद आपको चेंज कंट्रोल्स करने पड़ते हैं, चेंजेस करनी पड़ती है। तो वो जो प्रॉब्लम आएगी, डेविएशन आएगी, इंस्पेक्शन में कोई पॉइंट रेज होगा,
उसके बदले में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ेगा। हम रूट कॉज एनालिसिस करेंगे, उसके बाद जो हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं उसके लिए फिर हो सकता है हमें चेंजेस करने पड़े। तो ड्रैब जो है इसको प्रॉपरली देखते हैं कि आपके चेंज मैनेजमेंट का, चेंज कंट्रोल का क्या प्रोसीजर है, वो अलग से एक टॉपिक है, आप लोग उससे फेमिलियर होंगे, तो वो इसके अंदर डिस्कशन में आता है। डेविएशन कंट्रोल, सेम आपके प्रोसेस के अंदर जहां भी कोई डेविएशन आती है, आपकी कोई मशीन का ब्रेकडाउन आ सकता है, आपका डिफरेंशियल प्रेशर आउट हो सकता है, आपकी रूटीन वर्किंग में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो उन सब के लिए हमें जब भी डेविएशन आएगी तो हमें प्रॉपर रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ेगा और उसके बाद हमें उसके लिए कापा पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कापा मैनेजमेंट है वो तो टर्म्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। रिस्क मैनेजमेंट ICHQ 9 जो गाइडलाइन है इसकी, तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करने जा रहे हैं तो उसमें भी जो भी न्यू पॉइंट हाईलाइट होता है उसमें जाहिर है आपको उसके लिए RCA पे जाना पड़ता है और कापास करने पड़ते हैं। तो ये ड्रैब का परफॉर्मा है। अभी हम रेगुलेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्यों जरूरी है कि हम ये सारा प्रोसेस से गुजरे। तो ड्रैब जो है फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि आपसे ये चीजें जो है वो डिमांड कर सकते हैं। माइक से ऑन कर ले, ये ना ये ऑफिस है, दूसरी माइक से ऑन कर, माइक से ऑन कर लेना से ये ऑफ ही है, ऑन करना चल रहा जरूर तुम चला दो, है, चल रहा है वैसे नहीं यूज कर। यूज कर। थैंक यू सर, कुछ बेहतर हो गया। आप लोग शायद आप लोगों ने देखा हो ये क्वालिटी एश्योरेंस डिवीजन ऑफ ड्रैब जो है वो ये परफॉर्मा इशू करती है, कापा फॉर्मेट है, तो इसके ऊपर आपने कापा सबमिट करना होता है। तो ये भी जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। जी, अब आ जाते हैं कुछ हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ, जो कि अभी हमने टॉपिक में मैंने पहले भी बताया है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो मेन पोर्टफोलियो है वो है सेल्स ऑफ ड्रग्स को रेगुलेट करना। ड्रग की सेल्स की अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो कौन से मेजर पॉइंट्स हैं सेल्स ऑफ ड्रग के? ड्रग कहाँ पे सेल हो रही होगी पंजाब के अंदर अगर हम बात करते हैं तो? फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, और हॉस्पिटल्स और होलसेलर्स अगर आप कह सकते हैं, या लास्ट जो है उसका सेल ऑफ पॉइंट तो नहीं भी कहें, वो है आपकी गवर्नमेंट सप्लाईज। जो हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब है वो ये है कि हम गवर्नमेंट सप्लाईज करते हैं और हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर स्टॉक जाता है। अब ऑनलाइन का भी स्टार्ट हो गया। सेल्स ऑफ ड्रग को रेगुलेट करने के लिए हमने पंजाब गवर्नमेंट में, आप लोग फेमिलियर होंगे, अगर आप कभी भी गवर्नमेंट सप्लाई करते हैं स्टॉक को तो हर हॉस्पिटल के अंदर ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो नॉमिनेटेड है। ड्रग इंस्पेक्टर हॉस्पिटल से सैंपल लेता है। सेम हमारे फील्ड के अंदर भी ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं जो किसी भी फार्मेसी से, मेडिकल स्टोर से सैंपल ले सकते हैं। वो सैंपल लेकर वो सैंपल जो है वो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है उसके अंदर सेंड कर देता है। अगर ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है उस सैंपल को सबस्टैंडर्ड डिक्लेयर करती है, अडल्ट्रेटेड करती है, स्पूरियस करती है, मिसब्रांडेड करती है, तो वो जो रिपोर्ट है वो फॉरवर्ड करती है प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को, PQCB में आ जाती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि PQCB में उसका एक केस जो है वो ओपन हो जाता है। अब असल में हमारा जो टॉपिक है वो PQCB की वर्किंग है, क्योंकि PQCB आपसे डायरेक्टली कभी भी रूट कॉज और कापा मांगता नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा गलतफहमी भी जो है। अब ये PQCB की अगर आप सिर्फ कंपोजिशन को देखें तो ये 17 मेंबर्ड बोर्ड है, और इसमें फर्स्ट 2 जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स हैं और बाकी तकरीबन सारे लोग जो हैं वो टेक्निकल लोग हैं, और ये फार्मासिस्ट होते हैं मोस्टली,
फार्माकोलॉजिस्ट की कुछ सीटें हैं, बाकी ये 17 का जो कोरम है ऑल आर टेक्निकल पर्सन्स। और ये जो टेक्निकल बोर्ड आपके सामने बैठता है, ये जब आपसे क्वेश्चनिंग करता है रूट कॉज के ऊपर, हम पिछली स्लाइड के ऊपर वापस जाएं, ये है। तो पीक्यूसीपी में जब आपका कोई केस आता है तो उस पर 3 मेजर डिसीजन हो सकते हैं, और वो क्या डिसीजन होगा वो टोटली डिपेंड करता है उस बंदे के ऊपर, जो मैंने 4 साल में पीक्यूसीपी में देखा है, जो पीक्यूसीपी के सामने अपीयर हुआ है, वो किस तरह से अपने केस को डिफेंड कर रहा है। अब 3 जो है इसमें, फर्स्ट तो प्रोसिक्यूशन है। फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि पीक्यूसीपी आपके जो भी आपने आर्गूमेंट्स दिए हैं उससे सेटिस्फाई ना हो और आपके केस को ड्रग कोर्ट भेज दे। सेकंड ये है कि आपको वार्न किया जा सकता है, आपको कि जो भी हुआ उसको वार्न कर सकता है। और थर्ड ये है कि पीक्यूसीबी ये डिसाइड कर सकता है कि आपकी पीएससी होगी, प्रोडक्ट स्पेसिफिक इंस्पेक्शन। पीक्यूसीबी से एक टीम जो है वो आपकी इंडस्ट्री को जाके विजिट करेगी और उसके अगेंस्ट आपको आरसी और कापा करना पड़ेगा। इंडस्ट्री क्या करती है, वो या तो वकील को बेचती है, या अभी एक भाई साहब ने बताया कि ऑनर्स खुद जाते हैं, या बाज़ ये होता है थर्ड जो मैडम ने बताया कि वो जाए ना जिसका नाम है। शो कोज पीक्यूसीबी ने किया है प्रोडक्शन मैनेजर को, तो फिर प्रोडक्शन मैनेजर जाए, या उसने क्यूसी मैनेजर को किया होता है। क्वालिटी एश्योरेंस को आमतौर पे हम इन्वॉल्व नहीं करते, इस पर डिस्कशन चल रही है, बल्कि इन्वॉल्व करना चाहिए। क्वालिटी एश्योरेंस जो है ये बहुत मेजर डिवीजन है। बहरहाल तो जिसको शो कोज किया होता है वही जाता है। पीक्यूसीबी 2 क्वेश्चंस करता है जिसके आंसर्स के ऊपर बेस करता है कि आगे डिसीजन क्या होगा। फर्स्ट, आपने ये बताया कि जो वकील आमतौर पे जाते हैं, मैं वकीलों के, इधर हमारे भट्टी साहब भी बैठे होते हैं, फार्मासिस्ट हैं तो वकीलों के मैं कोई पर्सनली अगेंस्ट नहीं हूँ, जस्ट इस टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग के लिए बात कर रहे हैं। तो वो ये बताते हैं जी कि डीटीएल ने रिपोर्ट जो है वो 60 डेज की बजाय 65 डेज पे की है, हमें वरंडर पोर्शन नहीं मिला, इस तरह की चीजें हाईलाइट हुई। बोर्ड उनसे क्या पूछता है? बोर्ड पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बोर्ड पूछता है वो ये है कि वाई बैच फेल्स टू कंप्लाई। भाई आगे मैंने अगली स्लाइड में बताया कि जो 17 लोग हैं उसमें से 15 लोग तो टेक्निकल्स हैं, वो आपसे टेक्निकल रीजन पूछ रहे हैं कि आपका बैच अगर स्टीलिटी पे फेल हो गया है, आपका बैच जो है वो एंडोटैक्सिन पास नहीं कर रहा, आपका बैच ऐसे कंप्लाई नहीं कर रहा, आपकी पीएच रेंज से आउट हो गई है, तो हुआ क्या, व्हाट्स द रीजन? आपने रॉ मटेरियल का सोर्स चेंज किया, आपका प्रोसेस में कोई डेविएशन आई है, आपकी मशीनरी में कोई ब्रेकडाउन आया है, एग्जैक्टली रीजन है क्या? तो आपका जो आगे आंसर करने वाला बंदा है वो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है, व्हाई बैच फेल्स टू कंप्लाई। आपसे बोर्ड आरसीए मांग रहा है, आपसे रूट कॉज एनालिसिस मांग रहे हैं। आप प्रॉपर रूट कॉजेज दें, वो एक भी हो सकती है, वो कंट्रीब्यूटिंग रूट कॉजेज भी हो सकती हैं। तो आप वो पॉइंट्स बताएं कि हमने अपने सिस्टम को एवेल्युएट किया है। देखिए ये कोई जुर्म नहीं हुआ, कोई कत्ल नहीं हुआ कि आपने हमेशा डिफेंड ही करना है कि मैंने ये किया ही नहीं। इंडस्ट्री है, वर्किंग है, ह्यूमंस हैं, सबसे एरर हो सकती है। तो ये मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ कि जो फर्म्स सिर्फ ये प्ली लेती हैं कि हमारा तो बैच था ही बिल्कुल ठीक, हमने वरंडर पोर्शन देखा बिल्कुल ठीक, हमने रिटेन पोर्शन देखा बिल्कुल ठीक, मसला है ही कोई नहीं, वो प्रोसिक्यूट होते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जब वो बाहर जाते हैं और बाद में मेंबर डिस्कस करते हैं तो ये करते हैं कि उन्होंने क्या वर्किंग की है, ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे। तो आइडियली आपने जो काम, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बता सकता हूँ कि जो आपने किया है कि जितना स्ट्रॉन्ग आप वहां पे रूट कॉज एनालिसिस देते हैं कि हमने अपने सिस्टम को रिव्यू किया है, आगे हम उसको भी डिस्कस करते हैं, और हमारे सिस्टम में ये फ्लॉज हमें नजर आए और उन पे हमने ये करेक्टिव एक्शंस लिए हैं, ये प्रिवेंटिव एक्शंस लिए हैं। जितना आप स्ट्रांगली ये सारी चीजें बोर्ड के सामने प्रेजेंट करते हैं उतने चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि आप प्रोसिक्यूट नहीं होंगे, बल्कि या तो वार्निंग की तरफ जाएंगे, या फिर अगर बोर्ड को लगता है कि आपका सिस्टम जाके देख लेना चाहिए तो फिर वो पीएसआई की तरफ जाएंगे। तो ये अब जो भी लोग पीक्यूसीबी की वर्किंग से फेमिलियर नहीं है, मैंने आपको एक लेआउट दिया है कि एग्जैक्टली पीक्यूसीबी आपसे ये 2 क्वेश्चंस का आंसर मांग रहा होता है। व्हाई बैच फेल्स टू कंप्लाई, फर्स्ट ये क्या है, ये आरसी है, अब रूट कॉज एनालिसिस है सारा। एंड सेकंड जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड वाले पूछते हैं कि अच्छा आपका प्रॉब्लम आया फिर आपने किया क्या, तो उस पे भी लोगों का कोई ज्यादा आंसर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि जो वाकई ये डिपिक्ट करे कि आपने वाकई में प्रॉपर कोई ऐसे मेजर्स लिए हैं जो कि बोर्ड के लोगों को कन्विंस करे कि वाकई में फर्म जो है ये इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही है। अगर आप ये 2 चीजें अच्छी बताते हैं बोर्ड को, और एक लास्ट बात, जो भी सीनियर लोग हैं, काफी सारे सीनियर्स हैं, ट्राई करें कि जो बंदा प्रोसेस के साथ इन्वॉल्व है उसको लेके जाए। मैंने 7 साल इंडस्ट्री में काम किया, मैं अपना दुख बता रहा हूँ, मैंने पीक्यूसीबी का नाम भी नहीं सुना था, और जो मेरे लेवल के लोग होंगे शायद इन्होंने भी नहीं सुना। तो सबको इन्वॉल्व करें, ये जाएं, मीटिंग अटेंड करें, इनको फेमिलियर हो कि किस तरह से क्वेश्चनिंग होती है, किस तरह से उनके आंसर्स करने हैं, तो ये सारी चीजें उसके अंदर कवर हो जाती है। कंपोजिशन हमने डिस्कस कर ली। आरसी और कापा हमें कब करने की जरूरत है, बहुत सारी गाइडलाइंस में ये सारी चीजें दी गई हैं। जब भी आपकी कोई नॉन कॉन्फॉर्मिटी आती है, कोई सस्पेक्टेड प्रोडक्ट डिफेक्ट आता है, रिजेक्शंस आती हैं,
आपको मार्केट से कोई रिकॉल करना पड़ जाता है, कोई कंप्लेंट्स आती हैं, डेविएशंस हैं, ऑडिट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये आपसे रिक्वायर करती हैं कि आप जब भी ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं तो आप प्रॉपर रूट कॉज एनालिसिस करें और कापा करें। कापा प्रोसेस ओवरव्यू, सब लोग जो इंडस्ट्री से इससे फेमिलियर होंगे, ये सारे इसके मेजर स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, पिछली स्लाइड में आ गया कि आपको जब भी कोई प्रोडक्ट आपकी फेल होती है, आपको रिकॉल करना पड़ता है, कंप्लेन आती है, इन सारी चीज़ों में, तो ये तो आइडेंटिफिकेशन तो होगी। सेकंड है इमीडिएट एक्शन, इसको करेक्टिव एक्शन भी कहते हैं या सिंपल करेक्शंस भी कहते हैं। तो इमीडिएट एक्शन क्या है कि जैसे प्रॉब्लम आया आपने फौरन से क्या किया, अपने बैच को क्वारंटाइन किया है, उसकी स्टोरेज कंडीशन के मुताबिक उसको कहीं रखा है, आपका मशीन का ब्रेकडाउन था, आपने तब क्या किया, आपका डिफरेंशियल प्रेशर आउट हुआ है, आपने तब क्या किया, आपका इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रहा था, आपका कॉलम रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो जो भी बहरहाल इश्यूज आते हैं, तो आपने उन सब में सबसे पहले इमीडिएट एक्शन डिसाइड करना है कि आपने फौरन से क्या किया। और अगला जो आज का हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड आरसीए, उसके बाद आपने प्रॉपर रूट कॉज एनालिसिस जो है वो कंडक्ट करना है। इसमें कुछ इंट्रोडक्शन की स्लाइड्स हैं, जो लोग फार्मा इंडस्ट्री से नहीं है उनके लिए ज़्यादा फोकस वाली चीज़ें होंगी। पहला क्वेश्चन, हम इसको रूट कॉज एनालिसिस कहते ही क्यों हैं? सपोज अगर हम इसको ट्री के साथ उसको कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, तो ऊपर फ्रूट भी है, तो हम इसको फ्रूट कॉज एनालिसिस क्यों नहीं कहते? या लीव्स भी हैं तो हम इसको लीव कॉज एनालिसिस क्यों नहीं कहते? व्हाई इट इज रूट कॉज एनालिसिस? स्टार्ट जो है वो बेसिकली दरख्त का रूट से ही हुआ है, स्टार्टिंग कहां से हुई है? और कोई इस पे बताना चाहे? व्हाई इट इज रूट कॉज एनालिसिस? वेरी गुड। जो फ्रूट और लीव्स हैं ये अपेरेंट हैं, विजुअल सामने आपको नजर आ रही है चीज, लेकिन जो उसका असल प्रॉब्लम की जड़ है, जो असल उसकी रूट कॉज है, वो तो बेसिकली हिडन है। तो हमने जब रूट कॉज एनालिसिस करना होता है तो हमने किन चीजों को देखने की कोशिश करनी है? जो चीजें हिडन है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो प्रोडक्शन से कोई था, एक दो लोग थे, आप इसको मुझे बताएंगे। सपोज कोई बैच फेल हो जाता है और जो फार्मासिस्ट ऑन कॉल है, जो ड्यूटी पे है, वो अपने प्रोडक्शन हेड को बताता है कि जी ये बैच जो है ना कोटिंग स्टेज पे था सपोज, और ये बैच खराब हो गया, टैबलेट जो है उस पर ऑरेंज पील इफेक्ट आ गया, पिट्स पड़ गए, ये हो गया। सबसे पहली बात जो वो मैनेजर फोन पे उससे पूछेगा वो क्या होगी? क्या मैनेजर क्या पूछेगा पहली बात? अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताएं, क्यों खराब हुआ ये पूछेगा। और कोई बताना चाहे? प्रैक्टिकल सिनेरियो बताना, ये तो आइडियल सिनेरियो कि क्यों हुआ, क्यों ये थोड़ी पूछेगा क्यों हुआ। सबसे पहली बात क्या पूछेगा? यस, ये मैं आपको 7 साल के अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैंने जब भी अपने हेड को कॉल करके बताया कि बैच में प्रॉब्लम आ रहा है, पहला क्वेश्चन ये सी, कोटिंग पे कौन सी किसने बनाया बैच, उसने खड़ा काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम किसको देखते हैं कि यानी ये क्या है बेसिकली। और मैं बताता था कि सर आमतौर पे हमारा एक ऑपरेटर था खादम, उसका नाम था, मैं सर खादम सी, तो सर फिर क्या करेक्टिव एक्शन लेते थे? एक हफ्ते बाद से ओवर टाइम बंद कर दो, 2 हफ्ते बाद से ओवर टाइम बंद कर दो। तो ये जो हमें खादम नजर आ रहा है, खादम इज ए रूट कॉज और फ्रूट कॉज? वो तो फ्रूट कॉज है, वो तो हमें पता चल रहा है कि ये बंदा क्वार्टर के ऊपर खड़ा हुआ था। लेकिन खादम बेसिकली, जब तक हम खादम का ओवर टाइम बंद करते रहेंगे प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। खादम कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है, खादम रूट कॉज नहीं। आपने खादम की ट्रेनिंग कैसे की, आपने उसकी कंपिटेंस कैसे डेवलप की, आपने उसको प्रोसीजर वैलिडेटेड दिया है कि नहीं दिया, आपका क्वालिटी एश्योरेंस का चेक कैसा था, प्रोडक्शन फार्मासिस्ट का चेक कैसा था। आप जब खादम के ऊपर चीजों को प्रॉपर चेक्स को इंप्लीमेंट कर देंगे तो वो गलतियां नहीं करेगा। अगर आप फ्रूट कॉजेज को देखेंगे और खादम को बदलते रहेंगे तो उसकी जगह पे जो नया आएगा वो भी यही करेगा। तो ये जो फ्रूट कॉजेज हैं ये इस पे फोकस नहीं करना, बल्कि हमने रूट कॉज के ऊपर फोकस करना है। ये जैसे कुछ साइड में कुछ मैंने मेजर डिफरेंस देते हैं। जो कॉज है वो हमेशा विजिबल होती है और जो रूट कॉज है वो हमेशा हिडन कॉज होती है। फॉर एग्जांपल एक इक्विपमेंट जो है उसकी ब्रेकडाउन आ गई है, वो खराब हो गया, डैमेज हो गया, तो अब ये तो उसका सामने हमें नजर आ रहा है कि उसका विजुअल डिफेक्ट क्या है, लेकिन जो उसकी असल रीजन है वो उसके हो सकता हिडन हो सकता है इससे पीछे एक स्टेप ये हो कि आप उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ही नहीं करते। हो सकता है उससे पीछे भी एक रीजन ये हो कि आपके पास कोई कंपिटेंट इंजीनियरिंग की टीम ही नहीं है जो कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर सकती हो। सकता है इससे भी एक स्टेप पीछे ये रीजन हो कि आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है वो उसके ऊपर रिसोर्सेज जो है वो यूज ही नहीं करना चाह रही। तो बहरहाल तो हमने हर पॉइंट के ऊपर हिडन कॉजेज के ऊपर जाना। कॉज है वो कंट्रीब्यूटिंग हो सकती है, जैसे हमने खादिम की एग्जांपल दी, और जो रूट कॉज है वो सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं।
आपके सिस्टम्स के अंदर फॉल्ट होते हैं। और जब तक आप अपने सिस्टम के फॉल्ट्स को ठीक नहीं करते, इसके आगे क्लासिकल एग्जांपल है कि आपको ज़्यादा क्लियर होगा, तो तब तक ये प्रॉब्लम्स वैसे के वैसे ही रहते हैं। यहां से आप देख सकते हैं कॉजेज हमेशा किसको ढूंढती हैं? बंदों को, पर्सनल्स को। आप एफडीए की देखें जो ऑब्जर्वेशंस हैं आरसीओ और कापा के ऊपर, तो उसमें भी उन्होंने इसको बहुत डिस्करेज किया हुआ है कि जब हमेशा हम किसी बंदे को आइडेंटिफाई करते हैं और हम अपने कापा के अंदर हमेशा यही कहते हैं कि हम ट्रेनिंग करवाएंगे, तो दैट इज नॉट इनफ। आप हमेशा सिर्फ बंदों को लेके अच्छा रूट कॉज एनालिसिस नहीं कर सकते और अच्छा कापास भी नहीं कर सकते। तो रूट कॉज में हम किसके ऊपर फोकस करते हैं? हम अपने सिस्टम के ऊपर फोकस करते हैं। जब हम अच्छे सिस्टम्स डेवलप कर लेते हैं तो लोगों से जो गलतियां हो भी रही होती हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। अगर आप इस एग्जांपल को देखें, बंदे ठीक है या सिस्टम ठीक है? आप क्या चाह रहे हैं? लोग कीप डिस्टेंस। कोरोना के केसेस में हमने देखा था, आपने बेंच ही ऐसा बना दिया, एक बंदा इस कोने पे बैठेगा, एक बंदा उस कोने पे बैठेगा। तो आप अपना सिस्टम अच्छा कर ले तो आपकी जो पर्सनल एरर्स हैं, लोगों की एरर्स हैं, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाना शुरू हो जाती है। ये एक इन्वेस्टिगेशन और रूट कॉज का डिफरेंस है। गाइडलाइंस के अंदर दोनों टर्म्स यूज होती हैं, इन्वेस्टिगेशन भी यूज होती है और रूट कॉज भी यूज होती है। कोई बताना चाहे इन दोनों में क्या फर्क है, इन्वेस्टिगेशन और रूट कॉज के अंदर? सारी गाइडलाइंस ही तकरीबन आपको कुछ जगहों पे ये कहती हैं कि आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें, कुछ जगहों पे आपको कहती हैं कि रूट कॉज एनालिसिस करें। ओके, और कोई इनपुट देना चाहें? ठीक है, मतलब आप बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन जो है एक ब्रॉडर टर्म है और उसमें फर्दर जो है उसके एक पार्ट जो है वो रूट कॉज एनालिसिस है। आम हम ये कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो आमतौर पे क्या हुआ, कब हुआ, इन चीज़ों पे फोकस करती है, और जब रूट कॉज एनालिसिस तो हम क्यों पे शिफ्ट हो जाते हैं कि ये एग्जैक्टली हुआ क्यों, तो वो रूट कॉज एनालिसिस पे बात करते हैं। जैसे एग्जांपल है तो फर्स्ट पिक्चर में आपको नजर आ रहा है वो पेशेंट जो है उसको मसला क्या है, फीवर है, कब से है, उसके साथ दूसरी सिम्टम्स क्या हैं, इन चीज़ों पे फोकस करेगा। और रूट कॉज जो है वो आपको ये बता रहा है कि ये हुआ क्यों है, कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से। हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है हमारे नज़दीक, उसमें प्रॉपर ख़ास तौर पे पीक्यूसीबी को लेके आरसी और कापा नहीं है। उसकी ये स्लाइड आपको एक क्लासिकल एग्जांपल दे रही है। पंजाब के अंदर अगर आप पिछले 5-6 साल की एवरेज निकालें तो 400 से ज़्यादा केसेस हर साल सिर्फ मिस ब्रांडेड होते हैं, सिर्फ लेबलिंग इश्यूज। और मुझे अलाउ नहीं है, वरना मैं ये भी बताता कि बहुत सारी फर्म्स ऐसी हैं जिनके हर 3 महीने बाद कोई नई प्रोडक्ट जो है वो मिस ब्रांडेड डिक्लेयर हो जाती है। इशू क्या है? आपका एक बैच जो है वो मिस ब्रांडेड हुआ, लेबलिंग इशू है ना। आप ड्रग पैकेजिंग और लेबलिंग रूल्स का अगर आप 1 पेजर बनाए तो एक पेज पे वो सारी डिटेल्स ने भी 1 पेजर ही बनाया हुआ है जिसके अगेंस्ट चेक करते हैं कि आपकी लेबलिंग इश्यूज क्या है। तो अगर आप देखें तो 1 पेज जो है 1 पेजर आपका बन सकता है। और सर अजान की अच्छा, तो आम हमारे जो है वो हर साल तकरीबन 400 के करीब केसेस जो है वो मिसब्रांडेड होते हैं। और ये क्लासिकल एग्जांपल है कि हम लोग प्रॉपर रूट कॉज एनालिसिस नहीं करते। आपका एक प्रोडक्ट मिसब्रांडेड अगर हुआ है और उसके ऊपर प्रॉपर रूट कॉज एनालिसिस की जाए, और हम पीक्यूसीबी में एफिडेविट भी देते हैं कि हम अपने पूरे पोर्टफोलियो को चेक करेंगे, सारी प्रोडक्ट्स को चेक करेंगे, लेकिन ये रिपीट होता है। तो रिपीट क्यों होता है? क्योंकि हम क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट जो है जो मिसब्रांडेड हुई है उसका करेक्टिव एक्शन करेंगे जी, हम उसका लेबल नया सबमिट कर देंगे, उसको ठीक कर लेंगे। और हमारे पोर्टफोलियो में जो बाकी 50-60 प्रोडक्ट्स होती हैं उनके लेबल्स को हम रिवाइज नहीं करते और हमारे पास कोई प्रोसीजर भी नहीं।
अगर उसके जो भी आपका आर्ट वर्क है उसको बनाने के लिए, उसको रीचेक करने के लिए, उसको अप्रूव करने के लिए कोई प्रॉपर मैकेनिज्म, प्रॉपर सिस्टम हो, तो मिसब्रांडेड, कम से कम मिसब्रांडेड के इश्यूज तो खत्म हो। और ये कितना बड़ा इशू है। एक इंडस्ट्री जो है उसने हॉस्पिटल के अंदर, इवन हमारी पंजाब की सेंट्रल परचेज होती है, सेंट्रल परचेज में स्टॉक दिया है, और वो सिर्फ इसलिए पेशेंट और पाकिस्तान के पेशेंट्स का आपके सामने जो हाल है, तो इसलिए जना हॉस्पिटल में एक स्टॉक पड़ा हुआ और इसलिए गरीब बंदे को दवाई नहीं मिल रही कि आपने उसके लेबल के ऊपर यूएसपी नहीं लिखा था। तो मुझे खास तौर पे जब गवर्नमेंट सप्लाईज के मिसब्रांडेड के केसेस आते हैं तो बहुत दिल, जितना डिले होता है उतना दिल दुखता है कि ये एक स्टॉक जो है, एक मेडिसिन जो है, ये हो सकता है ये लाइफ सेविंग आइटम हो और ये हमारी किसी फैसिलिटी में रखी हुई है और पेशेंट को नहीं मिल रही। और रीजन क्या है? सब कुछ ठीक है, उसके सारे पैरामीटर्स ठीक है, आपने जस्ट उसकी लेबलिंग की रिक्वायरमेंट थी, उसके ऊपर आपने यूएसपी लिखना था, आपने उसके ऊपर स्टोरेज कंडीशंस लिखनी थी, आपने उसके ऊपर बाकी जो चीजें मेंशन करनी थी, वो जस्ट एक हाफ पेजर, 2 पेजेस के गाइडलाइंस है, आप उसके एब्स्ट्रैक्ट निकाले तो हाफ पेज बनेगा। तो जस्ट उसको आपने कंप्लाई करना था और वो नहीं कर रहे। और उससे बड़ा जुल्म क्या है कि हम कोई प्रॉपर आरसी और कापा नहीं करते और वो इशू जो है वो बार बार रीअकर होता रहता है। तो इस तरह से ये एक आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि हमारे ये सिस्टम्स को, आरसी और कापा को बेहतर होने की कितनी जरूरत है। वाई आरसी एंड कापा इज इंपॉर्टेंट? आरसी इज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कापा। जब तक आप रूट कॉज एनालिसिस पे नहीं पहुंचेंगे आप अच्छा कापा ले ही नहीं सकते। फिर वही होगा, एक दफा मिसब्रांड होगा, 6 माह बाद फिर दूसरा बैच मिसब्रांड हो जाएगा। तो ये जरूरी है। हेल्प टू आइडेंटिफाई अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। आगे हम इसको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। जब आप प्रॉपर कापा करने, आरसीए करने बैठते हैं तो सिर्फ एक रूट कॉज नहीं मिलती, उसके साथ आपको बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स भी मिलते हैं। आपको बाद में अपने सिस्टम की और बहुत सारे लैब्स जो हैं वो नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो आपकी सारी चीजें जो हैं वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक्सेट्रा इसमें आ जाती है। रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम, ये हमने ऊपर ड्रैप की, उसमें भी बात की है कि जब भी क्यूएमएस की हम बात करते हैं तो उसका इंटीग्रल पार्ट है आरसी और कापा। तो जितना आप ये इफेक्टिव तरीके से कर रहे होंगे उतनी आपकी रेगुलेटरी कंप्लायंस भी बेहतर होना शुरू हो जाती है। ये कुछ अप्रोचेज हैं। अगर आप रूट कॉज एनालिसिस करने बैठे हैं तो आप इन चीज़ों पे फोकस करें तो आप ज़्यादा अच्छा आरसीए कर सकते हैं। नंबर 1 जो है, ये एक जापानीज टर्म है, जिनसी जिनजुत्सु प्रिंसिपल, गो एंड सी। अब हमारे पास आमतौर पे जो रूट कॉज एनालिसिस और कापा आता भी है, हम उसको देखते भी हैं, तो वो डिपिक्ट कर रहा होता है कि ये कैसे लिया गया है। ये बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस और कुछ जो हेड्स हैं उन्होंने एक दफ्तर में बैठे और दफ्तर में बैठ के उन्होंने आपस में अपने एक्सपीरियंस की बेस पे डिस्कस किया है कि क्या हुआ होगा और उसी के बेस पे आरसी और कापा बना लिया। हालांकि जब तक आप उसकी असल जिस जगह पे वो इशू आ रहा है उस जगह पे नहीं जाते और वहां पे क्वेश्चनिंग नहीं करते, वहां पे डिस्कशंस नहीं करते, आप एक अच्छे रूट कॉज तक नहीं पहुंच सकते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक फर्म थी कराची की, उसके हमारे पास केसेस आ रहे थे। रिपीटेडली 3-4 बैचेस में ये हुआ कि उनके कोटिंग डिफेक्ट्स आ रहे थे और हम उनसे आरसीए भी मांगा, उनसे कापा भी लिया, वो हर दफा कुछ ना कुछ जाहिर है बन के आ जाता था। फिर पीकेसीबी में वो केस है और पीकेसीबी ने उसकी इंस्पेक्शन मार्क की, उसमें मैं भी गया। तो जब हमने वहां पे जाके गए तो हमने सबसे पहले ये कहा जी कि ये कोटिंग कहाँ पे होती है, कोटिंग डिफेक्ट था। तो हम कोटिंग पे गए, हमने प्रोसेस देखा, उसके फार्मासिस्ट और लोग बंदे से क्वेश्चनिंग किए, फिर हमने बीएमआर देखा। तो हमें पता चला कि कोटिंग के जो पैरामीटर्स हैं वो बीएमआर के अंदर मौजूद ही नहीं है। वो जैसे आप लोग भी इंडस्ट्री से हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो कोटिंग के ऑपरेटर खास तौर पे हैं वो तो समझते हैं कि ये उसी का इस्तेकाक है, जिन पैरामीटर से जैसे उसने कोटिंग करनी है ये उसी को पता है कि ये कैसे हो सकती है। तो फार्मासिस्टों को भी मोस्टली पैरामीटर्स के ऊपर उतनी ग्रिप नहीं होती। तो फिर हमने उस पर जाके देखा तो असल में इशू क्या है कि जो पहले हमें आरसीए देख रहे थे, कापा दे रहे थे, अगर वो सारी टीम अपनी ऑफिस में बैठ के आरसीए करने की बजाय उस पॉइंट पे जाए और जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं प्रोसेस के साथ उनसे क्वेश्चनिंग करें, उनसे पूछे, तो ज्यादा बेहतर रूट कॉजेज तक पहुंच सकते हैं एज कम्पेयर टू अपने ऑफिस में बैठ के जब वो रूट कॉज करते हैं। तो फर्स्ट तो ये है, गो एंड सी, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट पीपल। ये हमने पीछे बहुत बात कर लिया। प्रोसेस को देखें उसमें क्या लैप्सेस हैं। इंगेज पर्संस डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बंदा, एक बंदा, सपोज मैं प्रोडक्शन फार्मासिस्ट हूँ और मैं पिछले 4-5 साल से, भले मैं इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ लेकिन मैं कोटिंग करवाता हूँ, मुझे पता है कि मेरा कौन कौन सा ऑपरेटर कहाँ पे मिस्टेक कर सकता है, मुझे पता है कि मेरी गन्स बंद हो सकती है, मुझे पता है कि मेरा बेड टेम्परेचर कभी फ्लक्चुएट कर जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। हो सकता है जब आप देखने आए हैं तब ऐसा ना हो, लेकिन प्रोसेस के साथ तो मैं इन्वॉल्व हूँ, मुझे प्रोसेस का ज्यादा पता है कि मेरे प्रोसेस में ये चीजें जो है रेगुलर बेसिस पे होती हैं। तो जब तक वो टॉप मैनेजमेंट की टीम उस जगह पे नहीं जाएगी जहां पे प्रॉब्लम अक्कर हो रहा है और जो बंदा डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इसलिए मैंने ये बात की कि पीकेसीबी में लेके आए, अगर कोटिंग इशू आया है तो जो प्रोडक्शन फार्मासिस्ट कोटिंग के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो भी आ सकता है, वो उसको जस्टिफाई कर सकता है। अगर आप जस्टिफाई भी करने गए तो वो ज्यादा बेहतर जस्टिफाई कर सकता है जिसकी वो डोमेन है।
तो आप डायरेक्टली लोगों को इन्वेल्व कर सकते हैं। आरसीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो चेंज एनालिसिस है। अगर आप रूट कॉज एनालिसिस करने बैठे हैं तो सबसे पहले ये देखें कि आपके सिस्टम के अंदर चेंजेस क्या है। आपने वेंडर तो नहीं चेंज किया, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस तो ये है कि अगर आपका एक सिस्टम स्मूथ चल रहा था और उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए तो लाइकली, जैसे ये मैंने आपको कोटिंग की एग्जांपल दी है, तो उसमें एक ये भी इशू था, उसने हमें ऑपरेटर ने बताया थी कि हमने कुछ अरसे से क्या किया है, हम आईपीए वाली कोटिंग से वाटर कोटिंग के ऊपर, एक्वस के ऊपर, नॉन एक्वस से एक्वस के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। तो एक्वस और नॉन एक्वस सेम पैरामीटर्स के ऊपर कोट नहीं हो सकता, तो उस ऑपरेटर की जो पुरानी साइंस थी, एक साल पहले तक उनकी सारी प्रोडक्ट्स जो थी वो नॉन एक्वस कोटिंग के ऊपर थी। तो जब उस ऑपरेटर की पिछले 30 साल की साइंस को चेंज किया तो उस पर वर्किंग नहीं की, ना उसको रीवैलिडेट किया, ना उसको बाकी पैरामीटर्स को देखा। तो जब आप चेंज को देखेंगे आपके सिस्टम के अंदर, जैसे ये एक चेंज की एग्जांपल है कि आप नॉन एक्वस से एक्वस पे शिफ्ट हुए, आपने वेंडर को चेंज किया, आपने लोगों को चेंज किया, आपने बैच के अंदर आपने फॉर्मुलेशन को चेंज किया, तो आपकी जितनी चेंजेस हैं सबसे बेस्ट आपको रूट कॉजेज वो दे सकते हैं कि आपने सिस्टम के अंदर ये चीजें चेंज की है। तो उनको एनालिसिस करें कि इनमें से कौन सी चीज जो है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग हो सकती है इसको लेके। ये सारी टर्म्स जो है आईसीएच गाइडलाइंस देती हैं, आप इनको रीएवैल्यूएट करें। सीपीपी जो क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स हैं, आप उनको रीएवैल्यूएट करें कि उनका क्या इंपैक्ट हो सकता है। आपका जो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है उसके टेम्परेचर की वेरिएशन क्या इंपैक्ट दे सकती है, आपकी मिक्सिंग टाइम जो है वो क्या इंपैक्ट दे सकता है, आपका भले वो प्रोसेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का है या वो प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल का है, वो कितना रोबस्ट है। बहुत का प्रोसेस में इतना नैरो मार्जिन होता है। आगे लास्ट टर्म जिसमें यूज हो रही है, आगे ये टर्म से सारे लोग फेमिलियर होंगे, क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। अच्छा, ये क्वालिटी एट्रीब्यूट्स लोगों ने बहुत का प्रॉपर डिफाइन नहीं किए होते। हम इसको क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के हैं कि जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस है हम उसी को लेते हैं, लेकिन एट टाइम्स जैसे अभी मैंने कोटिंग डिफेक्ट बताया, टैबलेट का टेक्सचर खराब हो रहा है, क्या ये क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट है कि नहीं है? बिल्कुल है। एक पेशेंट को भले उसका ऐसे ठीक है, डिसोल्यूशन ठीक है, लेकिन वो फिजिकली अगर वो ठीक नहीं है तो पेशेंट तो नहीं यूज करेगा उसको, वो तो उसके पिट्स को नहीं कबूल करेगा। तो आपके प्रोडक्ट के क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स क्या हैं, आपके प्रोसेस के उसके बाद जो आपका मटेरियल है, क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मटेरियल जो है वेंडर चेंज कर रहे हैं, आप उसको रीएवैल्यूएट करें कि वो मटेरियल जो है, अभी आजकल हमारे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, आप भी हो सकता है कुछ लोग अवेयर वो प्रोडक्ट्स के ऐसे इश्यूज हैं जिसमें सिस और ट्रांस से आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो चेंज होने से डिटेल ने फेल किए हैं। आपका मटेरियल की जस्ट सिस ट्रांसफॉर्म चेंज होती है, आपके रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। तो आपको मटेरियल एट्रीब्यूट्स को देखने की जरूरत है कि वो किस हद तक कंप्लाई करते हैं। केपीपीज जो है की प्रोसेस पैरामीटर्स जो है इनको देखने की जरूरत है। डिजाइन स्पेस, आईसीएच इस टर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि आपका जो भले टेस्टिंग प्रोसीजर है या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर है उसकी स्पेस क्या है, आपका प्रोसेस रोबस्ट कितना है। जितना आपका प्रोसेस रिबस्ट होगा, ये नहीं हो सकता कि आपका जो एनालिस्ट है वो गलती ना करे, आपका जो ऑपरेटर है वो गलती ना करे, आपका जो इक्विपमेंट है उसके अंदर वेरिएशंस ना आए। तो आपके प्रोसेस को जितने रोबस्ट होंगे, तो आपने ये सारे पैरामीटर्स को, इन सारी अप्रोचेस को देखना है जब आपके रूट कॉज एनालिसिस करने जा रहे हो। रिस्क मैनेजमेंट हर जगह पे अप्लाई होता है। आप जब भी किसी आरसीए करने बैठे, किसी डेविएशन को देखने बैठे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसके रिस्क को भी आइडेंटिफाई करें कि इसका फ्यूचर में अगर ये रीअकर होता है तो उसका रिस्क फैक्टर क्या है। और लास्ट जो है वो डाटा कलेक्शन है। काफ़ी सारे लोग, सॉरी मुझे भूल गया, सारी इंडस्ट्री के लोग बैठे हुए थे, हॉस्पिटल से लोग आए। हमारे पास बड़ी क्लासिकल एग्जांपल्स हैं। हॉस्पिटल के अंदर नर्स जो है वो हाई रिस्क मेडिसिन जो है उसमें एरर कर लेती है, लासा, साउंड अलाइक, लुक अलाइक की एरर्स आ जाती हैं। उसने गलत इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को लगा दिया, उससे एडवर्स इफेक्ट हो गया। फिर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कौन सी नर्सिंग स्टाफ था उसकी, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट का मुझे नहीं आइडिया, उसकी एक्सप्लेनेशन निकल आती है, उसकी ड्यूटी चेंज हो जाती है। लेकिन हम अपना जब तक पूरे प्रोसेस को नहीं देखेंगे उसके रूट कॉजेज क्या हैं, हमारे लेबलिंग एरर्स हैं, हमारे उसका प्रोसीजर डिफाइन नहीं है, हमारा ट्रेनिंग का क्या प्रोसीजर है, कंपनीज डेवलपमेंट का क्या प्रोसीजर है, तो ये सारी चीज़ें, सारी अप्रोचेस को हम लेके चलेंगे तो फिर हम किसी ऐसी सोल्यूशंस पे पहुंचते हैं जो कि उन चीज़ों को रीअकर होने से बचा रहे होते हैं। लास्ट इसमें जो था वो डाटा कलेक्शन है। जब भी आपने रूट कॉज करी, ये तो सिंपल अप्रोचेज हैं, जब आप रूट कॉज एनालिसिस करने बैठेंगे तो उससे पहले आपको प्रॉपर डाटा कलेक्ट करना चाहिए, उससे रेलिवेंट जो है। उसके लिए जो इंडस्ट्रीज हैं दे आर वेल फेमिलियर के 5W 2H टूल्स यूज होते हैं। जो भी प्रॉब्लम है, डिटेल से सैंपल फेल हुए, व्हाट हैपन, व्हेन हैपन, वेयर हैपन, व्हाई हैपन, हु, कौन लोग उसमें मेनली इन्वॉल्व थे, हाउ, इसको हाउ बैड भी कहते हैं कि जो भी इशू आया है उसका इम्पैक्ट कितना बुरा है, एंड लास्ट इज हाउ मच, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है। फिर किसी भी खास तौर पे इस पे बहुत जोर देता है कि जो भी केस आ रहे हैं वो कितने रीअकर होते हैं, कितनी दफा आते हैं। तो अगर उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है तो उसका इम्पैक्ट जो उतना बुरा है। ये 3 टूल्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट आपने रेगुलेटर को सेटिस्फाई करना होता है। हमने लास्ट ईयर WHO भी करवाया, कोई भी इवन इंटरनेशनल रेगुलेटर भी आता है
तो वो आपके साथ बैठता है, आपने जस्ट उसको सेटिस्फाई करना है कि हमारा जो प्रोसीजर है वो इतना इंटैक्ट है कि वो वाकई में रूट कॉज एनालिसिस तक पहुंच सकता है और हम उसको ठीक कर सकते हैं, जस्ट आपने उसको सेटिस्फाई करना है। 3 इसमें मेजर जो ज़्यादा यूज होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ये आप सबको पता है कि सब लोगों को सारी टीम मिलके बैठेगी और उसको डिस्कस करेगी कि क्या इसमें क्या लैब्स हैं, क्या इसमें लैकिंग्स हैं, उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग हम कहते हैं। नेक्स्ट इज जो बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है वो है फिश बोन डायग्राम, इसको इशाकवी डायग्राम भी कहते हैं, इफेक्ट एंड पॉज डायग्राम भी कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम 8M प्रिंसिपल्स, जरूरी नहीं 8M, 6M भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, 4M भी कर रहे हैं, M से निकल के और टर्म्स भी यूज कर रहे हैं। असल मकसद तो यह है कि आपका पूरा प्रोसीजर जो है वो इस अम्ब्रेला के नीचे आना चाहिए और आपने उसको रीएवैल्यूएट करना है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में जैसे आपको नजर आ रहा होगा, तो ये फिश बोन डायग्राम है। इसके जो हेड है उसके ऊपर आप अपनी प्रॉब्लम को लिखते हैं और उसके बाद ये 6M हेडिंग, अगर आप 8M हेडिंग्स हैं आप 6M भी कर सकते हैं। तो आप हर चीज को थॉरली एवेल्युएट करेंगे कि ये चीज जो है ये हमारे प्रॉब्लम को लेके कंट्रीब्यूट कर रही है या नहीं कर रही। लाइक मटेरियल्स हैं, अभी हमने क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट्स की बात की, तो हमारा मटेरियल जो है कि हमने सोर्स चेंज तो नहीं किया, हमारे मटेरियल के पैरामीटर्स के हैं, वो किस तरह से जो एरर आया है, इसमें एक एरर भी हम आगे डिस्कस करते हैं। सपोज आपने एक बैच ग्रेनुलेट की है और आप उसको कंप्रेस करने जा रहे हैं और उसका डीटी टाइम जो है वो लिमिट से क्रॉस कर गया, तो 35 मिनट्स आ रहा है। तो आप उसमें देखेंगे कि आपका मटेरियल जो है उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, कि आपने बाइंडर चेंज किया है, आपके डिसइंटीग्रेट का इफेक्ट उसमें क्या हो सकता है, बाकी चीज़ें उसमें क्या रोल प्ले कर रही है, आपकी मशीन का इम्पैक्ट क्या है, कि आपका जो वेटिंग के लिए जो भी हाई शेयर आप यूज़ कर रहे थे कि उसकी वजह से ओवरवेट तो नहीं कर दिया आपने बैच को, ग्रेन आपने ज़्यादा हार्ड तो नहीं बना दिया, आपकी ड्राइंग का इम्पैक्ट क्या था। तो आप मशीन के एट्रीब्यूट्स को सारे को देखेंगे। मेंस की हमने बहुत बात कर ली, कौन लोग हैं, उनकी ट्रेनिंग कितनी है, उनकी कॉम्पिटेंस क्या है, मेंटेनेंस का क्या स्टेटस है, इक्विपमेंट्स की, मैनेजमेंट का क्या रोल है। अभी हमने पीछे बात की कि अगर मैनेजमेंट आपको रिसोर्सेज ही नहीं देगी ऑब्वियसली, तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे रूट कॉजेज और कापास को आप इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट पे गाइडलाइंस जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही होती है। आपके प्रोसीजर्स के, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि कोटिंग का प्रोसीजर ही नहीं लिखा हुआ था, तो आपके प्रोसीजर कितने इंपैक्ट हैं, कितने अच्छे बने हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग रोल प्ले कर सकते हैं। मेजरमेंट्स एंड मदर नेचर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, आपके इन्वायरमेंट के इफेक्ट्स हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आपने फिश बोन डायग्राम के अंदर अपनी प्रॉब्लम को लिखा और उसका थॉरो एनालिसिस किया कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ये सारे प्रॉब्लम्स हैं वो कॉज कर सकते हैं। तो ये एक टूल है जो कि रूट कॉज एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड वन इज 5 वाइज। आपने फिश बोन डायग्राम से कोई भी 1-2 चीजें जो पिक की हैं, ज्यादा चीजें पिक की हैं, उसके बाद आप 5 वाई प्रिंसिपल अप्लाई करें और उस क्वेश्चन को तब तक रिपीट करते जाएं जब तक आप उसकी मोस्ट हिडन कॉज तक नहीं पहुंचते, जो कि आपकी रूट कॉज है। तो ये 5 वाइज जैसे एक डायग्राम से भी हो रहे हैं, मशीन ब्रोक डाउन वाई, अपने वाई, इसमें 5 वाई, कोई वाई एनालिसिस भी इसको कहते हैं। हो सकता है आप 3 टाइम्स वाई के बाद आपको उसकी रूट कॉज मिल जाए, हो सकता है आपको 5 टाइम्स से भी ऊपर जाना पड़े। 5 वाइज इज नॉट ए दैट काइंड ऑफ प्रिंसिपल, लेकिन मोस्टली 5 वाइज तक आपको कुछ सॉलिड रीजन मिल जाती है। मशीन का क्यों ब्रोक डाउन आया जी, उसका गियर ब्रेक हो गया था, क्यों हुआ था, वो वॉर्न आउट था, क्यों वॉर्न आउट था, उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ही नहीं हो रही थी बड़े सालों से। वो क्यों हो रही थी, क्योंकि दी टॉप मैनेजमेंट वांटेड टू सेव मनी, तो मनी सेव करना चाह रहे थे। तो ये आप किसी ना किसी एंड रीजन तक पहुंच जाते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर वो लैप्स क्यों आ रहे। अभी हमने ये एग्जांपल बात किया जी डीटी की, ये जस्ट आपके लिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए। वाई डिसइंटीग्रेशन फेलियर अकर ओवरवेटिंग। अब जो प्रोडक्शन से बहुत कम लोग हैं इसलिए मैं इसमें ज्यादा जोर नहीं दे रहा। तो आमतौर पे या तो ये हो सकता है कि बाइंडर ज्यादा ऐड हो गया। अभी हम ये सपोज करें कि फॉर्मुलेशन आपकी इंटैक्ट है और आपकी डिस्पेंसिंग बिल्कुल ठीक है। डिस्पेंसिंग एरर्स बहुत बड़ा एक एरर है जिसपे सबसे कम बात होती है। इंडस्ट्री के अंदर जो प्रैक्टिकल लोग बैठे हैं, हम पीक्यूसीबी में या रेगुलेटरी में बैठ के ये ज्यूम करते हैं कि हमारी डिस्पेंसिंग बिल्कुल ठीक थी, या प्रोडक्शन के एंड पे इश्यूज हैं या क्यूसी के एंड पे इश्यूज हैं। लेकिन बिलीव मी, अच्छे सेटअप से निकल के आपको बता रहा हूँ कि डिस्पेंसिंग को ठीक अगर आप कर लेते हैं तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम वहीं ठीक हो जाते हैं। डिस्पेंसिंग एरर्स बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल्स के अंदर। बहरहाल अभी हम ये सपोज कर रहे हैं अगर डिस्पेंसिंग ठीक है तो सपोज हम इस रीजन पे पहुंचे हैं कि आपका डीटी इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि आपने वेट ग्रेनुलेशन करते हुए बैच को ओवर वेट कर दिया। आपको पता है जब आप ओवर वेटिंग करते थे तो ग्रेन बहुत हार्ड बनते हैं और बाद में जल्दी डिसइंटीग्रेट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछेंगे वाई ओवर वेटिंग अकर, क्यों होगी ओवर वेटिंग जी? ओवर मिक्सिंग ड्यूरिंग वेट ग्रेनुलेशन, आपने ज्यादा मिक्स करते गए तो ज्यादा ओवर वेटिंग होती है बैच की। वाई ओवर मिक्स्ड, मिक्सिंग टाइम नॉट मेंशन्ड इन बीएमआर। ऑपरेटर पे ये भी छोड़ा हुआ था आपने, ऑपरेटर अपनी स्किल से देखा था कि बैच सही वेट टू वैक नहीं हुआ, तो उसमें चांसेस है कि वो एरर कर सकता है।
वाई नॉट मैंशनड? जो टाइम था, मिक्सिंग टाइम, वो क्यों मेंशन नहीं था? आपने कोई प्रॉपर प्रोसेस वैलिडेशन नहीं कंडक्ट की हुई थी। जब आप प्रोसेस वैलिडेशन करेंगे तो जाहिर है आपका बीएमआर भी उसी प्रोसेस से निकल के आएगा, तो उसमें सारे पैरामीटर्स जो ऑटोमेटिकली, जितने क्रिटिकल पैरामीटर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली उसमें हिट हो जाएंगे। तो ये क्रिटिकल पैरामीटर था, क्योंकि आपने प्रोसेस वैलिडेट नहीं किया हुआ, तो इस वजह से वो हाईलाइट नहीं हो पाया। वाई नॉट वैलिडेशन कंडक्टेड? वैलिडेशन क्यों नहीं की हुई? ऑल रजिस्टर्ड प्रोडक्ट, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल्स के अंदर ये इशू है जी कि जो प्रोडक्ट्स हमारी पहले से रजिस्टर्ड हैं, अब वो तो नहीं वैलिडेट, रीवैलिडेशन पे जाती है, न्यू पे हम करते हैं, अब आ गया हुआ है। तो आपके लिए जरूरी है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स बहुत पहले से रजिस्टर्ड हैं, आप उनको भी वैलिडेशन साइकिल से गुजारें, ताकि जितने क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं वो सारे हाईलाइट भी हों, आप उनको प्रोएक्टिव एक्शंस भी उन पे ले सकें। और आगे मैंने उसका जस्ट सिंपल बताया कि इसका सोल्यूशन क्या है, कि जो वैलिडेशन, अभी ये तो मैंने आपको थोड़ा डिस्कस किया, हमें भी किसी भी में क्या मिलता है, वो तो यही मिलता है, कैलिब्रेशन डन। तो वो तो करेक्टिव एक्शन फिर नहीं है आपके अकॉर्डिंगली। तो करेक्टिव एक्शन को कोई एक्सप्लेन करे कि क्या है करेक्टिव एक्शन। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं, आपने ऐसे मेजर्स लिए जो उस प्रॉब्लम को दोबारा नहीं होने देंगे। अभी तो वेटिंग, वो डीटी खराब हो गया, इसको साइड पे कर दो। आपने ऐसे मेजर्स लिए हैं जो कि दोबारा इस प्रॉब्लम को रीअकर नहीं होने देंगे। इज इट करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन? प्रिवेंटिव। कोई डिसएग्री करे इस बात से? क्वेश्चन दोबारा सुने। आपका एक बैच डिसइंटीग्रेशन टाइम पे फेल हुआ, आपने उस पर मेजर्स लिए, उसको ठीक कर लिया, तो या आपने कोई ऐसे मेजर्स लिए, जो भी है प्रोसीजर की बात कर रहे थे, आपने ऐसे मेजर्स लिए कि वो प्रॉब्लम रीअकर नहीं हो, तो क्या ये करेक्टिव एक्शन है या प्रिवेंटिव एक्शन? प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव। सर ये प्रिवेंटिव एक्शन नहीं है, ये करेक्टिव एक्शंस ही हैं। बेसिकली जो आप उस प्रोसेस, जो उस प्रॉब्लम को उस टाइम पे रेक्टिफाई करते हैं, दीज आर करेक्शंस। करेक्टिव एक्शन रेज तो इसी बात पे हुआ है कि आपका प्रॉब्लम आया था, लेकिन वो उस प्रॉब्लम को रीअकर भी नहीं होने देगा। ऐसा करेक्टिव एक्शन होना चाहिए, इसलिए हम रूट कॉज एनालिसिस की बात करते हैं। जब आप रूट कॉज एनालिसिस के ऊपर करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, तो उसके अंदर ये पोटेंशियल भी होता है कि उसको रीअकर भी नहीं होने देता। अब अगला क्वेश्चन फिर ये है कि अगर करेक्टिव एक्शन वो है जो कि उस प्रॉब्लम को रीअकर नहीं होने देगा, तो व्हाट इज प्रिवेंटिव एक्शन? फॉलो अप। प्रिवेंटिव एक्शन ठीक है। ठीक है, एक तो प्रिवेंटिव एक्शन के लिए जो रिस्क मैनेजमेंट पूरी गाइड है, वो बेसिकली आपसे प्रिवेंटिव एक्शन से तो करवा रहा है। एक तो आपने प्रिवेंटिव एक्शन पहले लिए होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आने के बाद के प्रिवेंटिव एक्शंस के हैं, ये उस प्रॉब्लम को रीअकर होने से नहीं बचा रहे, बल्कि ये पोटेंशियल फ्यूचर प्रॉब्लम्स को रीअकर होने से बचा रहे। फॉर एग्जांपल, आपका एक बैच मिसब्रांडेड हुआ, आपने एक प्रोसीजर भी डिफाइन किया, उसका लेबल भी ठीक कर लिया एंड ऑल दैट। अगर आप अपने पूरे पोर्टफोलियो के लिए कोई प्रोसीजर बनाते हैं और अपनी सारी प्रोडक्ट्स को रिव्यू करवाते हैं, तो आपका ये जो इशू था वो एक प्रोडक्ट से निकल के सारे पोटेंशियल फेलियर्स को उसने कवर कर लिया, आपकी पूरे पोर्टफोलियो को कवर कर लिया। तो ऐसे स्टेप्स जो कि किसी पोटेंशियल प्रॉब्लम जो फ्यूचर में आ सकती है उसको प्रिवेंट कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं कि उसका प्रिवेंटिव एक्शन। और करेक्टिव एक्शन जो है, ये जो प्रॉब्लम आपके सामने है उसको भी ठीक करेगा और उसको फिर रीअकर होने से भी कहीं ना कहीं बचा रहा हो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ये जैसे एक फनी सी एग्जांपल है कि करेक्टिव एक्शंस के एक बंदा जो है उसने एहतियात नहीं की, वो बीमार हो गया, तो वो उसके लिए जो भी पॉसिबल वेज हैं अपने आप को दोबारा ठीक करने के लिए, तो ये करेक्टिव एक्शंस हैं। और प्रिवेंटिव एक्शंस में उसने क्या किया है, उसने जितनी पॉसिबल मेजर्स हो सकते थे उसने अपने आप को कवर करने के लिए ले लिए, ताकि वो आइंदा किसी भी बीमारी से जो है ना वो इफेक्ट ना हो, किसी भी तरह के जर्म से इफेक्ट ना हो। तो दीज आर दी सर, हमने यही बात की है ना कि जो करेक्टिव एक्शन है वो हमेशा ये नहीं है कि आप उसका डीटी ठीक करें। करेक्टिव एक्शन क्या है कि आप उसकी रूट कॉज पे जाएं, आप एग्जैक्टली देखें। जैसे अभी डीटी के लिए हमारी रूट कॉज निकली क्या है, हमारी रूट कॉज ये थोड़ी निकली है कि ओवर मिक्सिंग थी, हमारी रूट कॉज तो बेसिकली ये निकली है कि आपके प्रोसेस वैलिडेटेड ही नहीं है।
आपका कापा हमें जमा करवाएंगे, आप हमें ये जमा करवाएंगे कि आपने अपने प्रोसेस को रीवैलिडेट किया, आपने अपने जितने आपके क्वालिटी एट्रीब्यूट्स थे उनको रिकंसीडर किया, आपने मिक्सिंग टाइम को देखा है, आपके जितने, तो आप हमें क्या देना देंगे। अब रिस्पेक्टेड आतिफ साहब भी आ गए, किसी भी बोर्ड मेंबर भी हैं, तो अब हम क्या चाहते हैं आपसे, हम आपसे ये चाहते हैं कि आप हमें वो रूट कॉजेज दें जो कि आपके पूरे सिस्टम को इंप्रूव करें। अब जो मार्केट में 1 साल बाद डीटी फेल हुआ वो तो ठीक करने से रहे आप, अगर आपके पास है, ये मैंने तो आपको एग्जांपल दिए कि अभी आपने कंप्रेशन बिल्कुल स्टार्ट किया और आपको फौरन से जो क्वालिटी एश्योरेंस वाले इन प्रोसेस टेस्टिंग करते हैं वहीं पे ये मामला हाईलाइट होगा, तो आप उस पर मेजर्स ले सकते हैं। तो इसमें करेक्टिव एक्शंस क्या है कि जो आपकी रूट कॉजेज थी उसमें हम बात करें, उसका प्रिवेंटिव एक्शन क्या है कि आपकी जितनी प्रोडक्ट्स हैं आप उस सब की वैलिडेशन रिकॉर्ड को चेक करें, आप स्टेबिलिटी स्टडीज को चेक करें, आप इन सारे फैक्टर्स उसमें लेके हैं तो आपकी प्रिवेंटिव एक्शन। सर सारी गाइडलाइंस हैं, लास्ट स्लाइड ऑलमोस्ट के सारी गाइडलाइंस इस पे बात करती हैं कि आपने जब कापा कर लेना है तो आपने उसकी इफेक्टिवनेस को भी चेक करना है। इसको कोई एलैबोरेट करे कि कापा इफेक्टिवनेस को आप कैसे चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका एक ऑब्जर्वेशन ये थी कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी कैलिब्रेशन नहीं हुई और आपने उसके कापा में ये दिया कि आप इसकी कैलिब्रेशन करवाएंगे, स्केड्यूल कर लिया 2 माह बाद, और 2 माह बाद आपने कैलिब्रेशन कर लिया है। या आपने क्या किया है कि आपने एक प्रोसीजर, एक एनसी ये लगी कि आपका कोई प्रोसीजर डिफाइन नहीं था, सपोज चेंज कंट्रोल का नहीं था, और आपने उसका प्रोसीजर बना लिया है और आप उसको 2 माह बाद आते हैं और आप चेक करते हैं कि ये प्रोसीजर बना हुआ है, कैलिब्रेशन हो गई है, तो कापा इफेक्टिव है? इज इट? आपके कुछ एनसीज रेज हुई, उस पर आपने कुछ पॉइंट्स देखे, आपने कहा जी कि हम इस पे नया प्रोसीजर बनाएंगे, आपने कहा जी कि हम इस पे ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग भी आपने कर दी, आपने उसकी कैलिब्रेशन करनी थी वो भी करवा ली, और मैं एज ए क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर या मैनेजर जो है 3 माह बाद में आया और मैंने आपकी इन सारी चीज़ों को चेक कर लिया और वो हुई हुई हैं, तो क्या कापा इफेक्टिवनेस चेक होगी? जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि आप चेक करेंगे कि कापा आपका इफेक्टिव था भी कि नहीं, तो चेक हो गया। इज इट? यही है आपके जो पॉइंट्स हैं उनको तो आपने चेक कर लिया? नहीं सर। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स आपसे गाइडलाइंस ये करती हैं कि आप कापा इफेक्टिवनेस को चेक करें, ये कैसे चेक होगी? ओके ओके गुड। यस बिल्कुल। कापा इफेक्टिवनेस जो हमारी इंडस्ट्री करती है वो ये करती है, उसके अंदर भी लिखा होता है जो रूट कॉजेज की उसके अगेंस्ट कोई शॉर्ट सा कापा बनाया और 1-1.5 माह बाद उसको क्लोज कर देते हैं और उसकी इफेक्टिवनेस कहते हैं चेक हो गई। दिस इज नॉट कापा इफेक्टिवनेस। आपने एसओपी बना ली है, इफेक्टिवनेस देखनी है आपने उसकी। प्रोसीजर बनाना इज नॉट इफेक्टिवनेस चेक। हाँ, वेरिफिकेशन कह सकते हैं आप इसको कि आपने जो कापा आरसीए के पॉइंट से उस पर जो वर्किंग की उसको वेरीफाई कर लिया कि हाँ जी प्रोसीजर बन गया। वो प्रोसीजर इफेक्टिव कितना है ये आप बाद में चेक करेंगे। तो इफेक्टिवनेस के लिए तो आप ये नहीं कर सकते 1-2 माह बाद उसको क्लोज कर दे। इसके लिए तो आपको पूरे साल के ट्रेंड एनालिसिस करने पड़ सकते हैं, आपको प्रोडक्ट एनुअल रिव्यू करते हैं हम वो करना पड़ सकता है। तो आपको इसके लिए लॉन्ग टर्म एक डाटा चाहिए आपके पास जो आपको ये बताया कि अच्छा आपने ये चेंजेस ली थी, पहले आपका ये प्रॉब्लम आ रहा था, जैसे हमने मिसमैनेजमेंट की एग्जांपल दी है। तो आपका अगर रिपीट मल्टीपल आपने एक अच्छा खासा टाइम दिया है और डीटी की हमने बात की, डिसोल्यूशन पे हमारे बैजेस फेल होते हैं, इंटेरिक कोटिंग पे हमारे अक्सर इश्यूज आते हैं जो हमारी बफर स्टेज या एसिडिक स्टेज के ऊपर फेल हो रहे होते हैं बैजेस। उसके बाद फिर आप एक टाइम देंगे कि आप कितने बैजेस जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ लोगों ने ये भी किया होता है कि जिसके बाद हम 2 या 3 बैजेस बनाते हैं, अगर उनके रिजल्ट ठीक आते हैं तो हमारा कापा इफेक्टिव है। सर अब आप बता रहे थे क्या ये इफेक्टिव है? अब अगले 3 बैजेस चेक कर लें और वो ठीक आते हैं तो हमारे जो कापा के मेजर्स हैं वो इफेक्टिव होंगे। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसी है। तो इसमें ये जो 3 नंबर्स वाला बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमें जो डॉक्यूमेंट्स देती हैं उसमें हमें नजर आ रहा होता है, वो कहते हैं हमने 3 बैजेस पे ये चेक कर लिया, तो देयर इज नो 3, कोई साइंस नहीं है जो कि ये 3 नंबर्स पे हो, आपको कंटिन्यूस डाटा इसके लिए चाहिए होता है। लास्ट जो है ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो मुख्तलिफ गाइडलाइंस में या में एफडीए की भी मिलती हैं। पीक्यूसीबी की मैंने बात कर ली कि पीक्यूसीबी भी ये कॉमन इशू है कि जब फर्म से ये पूछा जाता है कि ये प्रॉब्लम जो है ये क्यों आया है,
तो उसके लिए कोई प्रॉपर सॉलिड रूट कॉजेज जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। उसके बाद जब ये पूछा जाता है कि आपने इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मेजर्स क्या लिए हैं, तो जो कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव हमें मेजर्स देते हैं पीक्यूसीबी में, वो भी इतने सॉलिड नहीं होते कि सारे मेंबर्स जो हैं उस पर कन्विंस हो सके। और इस सारी बात को रैप अप करते हुए फिर वही बात पहले वाली स्लाइड पे जाएंगे कि पीक्यूसीबी ने प्रोसिक्यूट करना है, वार्न करना है, पीएसआई मार्क करनी है। इट ऑल डिपेंड्स के टेक्निकली आप अपने केस को कितना अच्छा प्रेजेंट करते हैं। जितना अच्छा आप, जितने सॉलिड आरसीएस देते हैं, जितने सॉलिड आप कापास के पॉइंट्स देते हैं, उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप केस को लेके एक लीनियंट